Hello everyone, welcome to my channel Twinkle Teaches, and here is your friend Twinkle. I hope you all are good. So आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी द अर्थ आवर हैबिटेट, इस बुक का सेकंड चैप्टर दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जिसे हिंदी में अक्षांतर एवं देशांतर कहा जाता है। तो ये चैप्टर ब्रीफली हम डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर के एंड में जैसे हम उस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स निकालते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारा अप्रोच रहेगा। चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं, सारे चैप्टर्स को हम टैकल करने वाले हैं। चैप्टर 1 का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है उसके शॉर्ट नोट्स के साथ, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए। और अब हम अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो अब चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करती हूँ। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो है ना, ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं। जैसे हमने वो इमेजिनरी लाइन कॉन्स्टलेशन वाली देखी थी चैप्टर 1 में, जो स्टार्स को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन जो पैटर्न फॉर्म करती है उसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं, तो वो इमेजिनरी लाइन थी। वैसे ही यहाँ पे ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ पर इमेजिन करी गई हैं, ताकि हमें एक रेफरेंस फ्रेम मिल जाए या जिस पर हम किसी लोकेशन को ट्रेस कर सकें। तो अब चलिए हम चैप्टर में देखते हैं कि क्या है और कैसे डिस्कस किया गया है। तो इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा अर्थ है उसका शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल ना हो करके ये जो पोल्स है ना दोनों एंड पे, ये थोड़े फ्लैटन्ड है, जिसकी वजह से ये साइड में थोड़ा सा बल्ज्ड है। ये बताया गया है इस पैराग्राफ में। अर्थ का शेप, अर्थ स्फीयर नहीं है, क्योंकि वो दोनों पोल्स, दैट इज योर नॉर्थ पोल एंड दैट इज द साउथ पोल, ये हमारे अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ पोल है, इस जगह पर अर्थ थोड़ी सी फ्लैटन्ड है, जिसकी वजह से वो साइड में थोड़ी सी बल्ज है। तो इस वजह से अर्थ का शेप स्फीयर नहीं है। ऐसे शेप को हमने देखा था चैप्टर 1 में, जियोइड कहते हैं। जियोइड इज फॉर अर्थ लाइक शेप। तो ये हो गया हमारा कि यहाँ पर क्या बताया गया है अर्थ के शेप के बारे में। अर्थ जो है हमारा एग्जैक्टली स्फीयर ना हो करके दोनों साइड से थोड़ा सा फ्लैटन्ड है, इस शेप को जियोइड बोलते हैं। अब ग्लोब क्या है, अगर जैसे हमारा अर्थ है उसका एक शोपीस तैयार किया जाए, जैसे उस पे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, रिवर्स हैं और जो भी सी वगैरह, ओशन वगैरह हैं, इन सबको अगर शोपीस के फॉर्म में एक जगह पे हम दिखा रहे हैं ना, तो वो आप कह लो कि पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो उसको हम ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। उस पे सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर डिस्क्रिप्शन वाइज दिया होता है, कहाँ पर कौन सी जगह है, कहाँ पर कौन सी जगह किस लैटिट्यूड किस लॉन्गिट्यूड पे है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है। तो आगे और क्या दिया हुआ है, ग्लोब किस किस टाइप के मिलते हैं, जैसे कि कुछ बड़े ग्लोब्स होते हैं जिनमें डिस्क्रिप्शन जो होता है इन सब चीज़ों का, जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, उनका डिस्क्रिप्शन जो होगा वो ज़्यादा अच्छे से होगा। और जो स्मॉल ग्लोब्स होते हैं उन पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा कंजस्टेड होता है। और क्या होता है, ग्लोब जो होते हैं वो बलून के टाइप में भी आते हैं कि आप उनको इन्फ्लेट करके यूज़ करिए और वापस उसको रख लीजिए, वो ग्लोब्स कैरी करने में बड़े इजी होते हैं। तो ये बताया गया कि ग्लोब किस किस टाइप के होते हैं और अपने यूज के पर्पस के अकॉर्डिंग लोग उस टाइप के ग्लोब्स खरीदते हैं। तो अब इस ग्लोब का काम क्या है, जगह पर पॉइंट, जैसे मैंने इस जगह पर पॉइंट किया, ये पॉइंट डॉट आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो डॉट है ना, ये कौन से लैटिट्यूड कौन से लॉन्गिट्यूड में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, इन सब बातों का पता हम जस्ट एक ग्लोब पर एक पॉइंट लोकेट करके पता कर सकते हैं।
तो इसलिए ग्लोब का इम्पोर्टेंस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हम धीरे धीरे आगे ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लाइन क्या दी हुई है, द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। वैसे हम लोगों ने ये देख लिया कि कैरी करने में आसान होता है। तो जैसे कि हमारा जो अर्थ है ये फिक्स तो है नहीं, दो तरीके के मोशन करता है, एक तो रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन। रोटेशन अपने एक इमेजिनरी एक्सिस होता है अर्थ का, जिसके अराउंड वो रोटेट करता रहता है अपनी पोजीशन पे, और दूसरा वो रिवॉल्यूशन करता है। क्योंकि अर्थ एक प्लैनेट है तो वो अपने स्टार सन के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, और एक रिवॉल्यूशन में अर्थ के 365 डेज लगते हैं। और इसी तरीके से दिया हुआ है जो ग्लोब होता है वो भी रोटेट हो सकता है। ये जो ग्लोब में आप दो पिन्स देख पा रहे होंगे, ये दो पिन्स लगी हुई हैं, और ये जैसे अर्थ हमारा वेस्ट से ईस्ट मोशन करता है ना रोटेशन के लिए, वैसे ही ये जो ग्लोब होता है ये भी बिल्कुल अर्थ का एक, मैंने जैसे आपको बताया, मिनिएचर फॉर्म है। तो जैसे जैसे अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है, फिक्स्ड नहीं होता, वैसे देखिए ये भी वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहा है, और दोनों जगह से फिक्स नहीं है, ना साउथ पोल से ना नॉर्थ पोल से। तो इस तरीके के डिस्क्रिप्शन देखने को ग्लोब में मिलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अर्थ लाइक शेप उसका, और ऐसा बनाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या बोली गई है, on the globe countries, continents and oceans are shown in their correct size। तो ये जो ग्लोब पे, जैसे मैंने आपको बताया, कंट्रीज हो गए, कॉन्टिनेंट्स हो गए, ओशंस हो गए, इनका बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव मैनर में अवेलेबल होते हैं। तो अब ये करेक्ट साइज यहाँ पर लिखा हुआ है। करेक्ट साइज का मतलब क्या है, एग्जैक्ट साइज। अब देखिए हमारा अर्थ इतना बड़ा है, इस पे इतने बड़े बड़े ओशंस, और हर कॉन्टिनेंट का एरिया ले लीजिए, हर कॉन्टिनेंट किसी एक कंट्री का ही एरिया ले लीजिए, तो इतने छोटे से ग्लोब पर हम कैसे दिखा सकते हैं। तो इसके लिए स्केलिंग की जाती है। अब ये स्केलिंग क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ। हम ये स्केलिंग वाला जो नोशन है ये मैप्स वाले चैप्टर में ज़्यादा समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि कुछ तो समझ जाए कि ये स्केलिंग कैसे की जा रही है और क्यों बोला जा रहा है कि ग्लोब पर करेक्ट साइज में होते हैं। तो अब मान लीजिए कि हम 15 किलोमीटर को 15 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, तो हम एक डिस्टेंस को कितना छोटा कर ले गए, यानी कि हम 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के फॉर्म में दिखा रहे हैं। और तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर एंड 1 सेंटीमीटर में कितना मेजर डिफरेंस है। Even 1 meter is equals to 100 centimeter, and then we have to convert this kilometer into meter, then meters from centimeter। तो ये जो डिस्टेंस का हमने कॉन्ट्रैक्शन किया है किलोमीटर से लेकर सेंटीमीटर में, इस चीज को ही स्केलिंग करना कहते हैं। तो हम एक स्केल पर डिसाइड कर लेते हैं कि 1 किलोमीटर को हमें 1 सेंटीमीटर में कॉन्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद जैसा स्केलिंग किया गया होता है उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके पता कर लेते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी उस चीज की। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्ट साइज। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। Exactly that we have discussed right now. So अब next topic पे आते हैं। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis। अब जैसे अर्थ का एक्सिस होता है एक इमेजिनरी लाइन जिसके अराउंड वो रोटेट करता रहता है, वैसे ही ये जो ग्लोब है आप देख पा रहे होंगे, इसके भी दोनों पोल्स पर एक स्टिक फिक्स्ड है, एक नीडल फिक्स्ड है। आप देख पा रहे होंगे ये जो नीडल गई हुई है जिसके अराउंड ये वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करता रहेगा। तो ये जो नीडल गई है ना, इसी नीडल को ग्लोब का एक्सिस कहते हैं। हमारा जो अर्थ है उसका भी एक इमेजिनरी एक्सिस है। ये एक्सिस हमें दिखाई तो नहीं देता है स्पेस में, लेकिन ये इमेजिन किया गया है कि यही एक उसका सेंटर से गया हुआ नीडल है, या आप कह लो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जिसके अराउंड वो रोटेट करता रहता है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में।
तो इसलिए इसे अर्थ का एक्सिस कहा जाता है, इमेजिनरी लाइन को। और हमें ये जो नीडल दी गई है, ये नीडल ग्लोब का एक्सिस कहलाती है। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and Southern Pole. So this is your North Pole and this is your South Pole. हमें directions पता है, North, South, East and West. तो इस तरीके से हमने देखा, जो अप साइड ये हमारा नॉर्थ पोल है और डाउन साइड ये हमारा साउथ पोल है। तो द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। हमने देखा कि जैसा अर्थ हमारा वेस्ट से ईस्ट में मोशन करता है, अपना रोटेशनल मोशन, वैसे ही ये ग्लोब भी मूव कर सकता है। तो वही डिफरेंस की बात भी यहाँ की गई है कि क्योंकि यहाँ पर तो एक पर्टिकुलर नीडल फिक्स की गई है, लेकिन हमारा जो अर्थ है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर तो एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड वो रोटेट करता रहता है। सो अब देखिए, ये चीज़ हमारे किसी काम की नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जहाँ ये काम का होगा हम उसे डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, इस पैराग्राफ में क्या बोली गई है। अनदर इमेजिनरी लाइन running on the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as the equator. तो अब देखिए, हमने क्या देखा कि हमारा जो अर्थ था उसके एक्सिस से हम परिचित हैं। अब हमें क्या देखना है, वो इमेजिनरी लाइन जो इसे 2 equal parts में डिवाइड करती है। So this is the line which divides the earth into 2 equal parts. So this line will be known as equator. हमारे अर्थ पर ऐसी लाइंस दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये इमेजिन की जा रही हैं। वो लाइन जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती होगी, तो वो जो लाइन डिवाइड करती होगी वो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेटर हो जाएगी। वो लाइन जिसके अराउंड अर्थ रोटेट करता रहेगा, वो लाइन अर्थ का एक्सिस हो जाएगी। तो इस तरीके से इन इमेजिनरी चीजों को इवॉल्व किया गया है। आई होप आपको समझ में आएगा कि इक्वेटर क्या है, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हाफ जो होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, और जो सदर्न हाफ होगा वो सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। If this is the earth and this is the axis of the earth and this is the equator cutting it into 2 equal halves, then what? Here you have your northern hemisphere and here is your southern hemisphere. As you know, here is the north pole and here is the south pole. So you can say that this equator have divided this earth into 2 equal halves, the northern hemisphere and the southern hemisphere. The northern half of the earth is known as northern hemisphere and southern half is southern hemisphere. The equal halves, okay, therefore the equator is an imaginary circular line. ये जो हमारा equator है, ये एक imaginary circular line है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी प्लेस को लोकेट करने में। अब मान लीजिए जैसे कि जो अंटार्कटिक है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये हमें कैसे पता चलेगा? जो इक्वेटर से ऊपर वाली जगह पे होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो इक्वेटर से नीचे वाली जगह में होगा वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस टाइप से ये लोकेशन को बताने में बहुत इम्पोर्टेंट है। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. तो ये latitude वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए, ये जो एक लाइन लिखी हुई है ना, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ बता दी गई हैं, तो हम एक एक करके उनको देखते हैं। पैरेलल कहने का क्या मतलब है? पैरेलल मीन्स 2 लाइंस जो एक दूसरे को कहीं पर कट ना करें और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम बना रहे। मतलब
अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है इन दो बीच के लाइन का, तो यहाँ पर भी ये 3 सेंटीमीटर ही होगा। ये लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, कहीं पर नहीं मिलेंगी। तो इस टाइप की लाइन को पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया पैरेलल लाइंस क्या है, ओके। मगर यहाँ तो लिखा हुआ है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, सर्कल्स की बात कही गई है। पैरेलल सर्कल्स कहाँ से आएंगे? अब देखिए, जब ये हमारे पास अगर स्फीयर है और इसका हम एक क्रॉस सेक्शन लें, ठीक है, तो वो क्या होगा? एक सर्कल होगा। आप बॉल को बीच में से काटिए और देखिए कि आपको दोनों साइड पे क्या दिखाई दे रहा है, तो वो एक पूरा पूरा सर्कल दिखाई देगा। वैसे ही हमारा अर्थ भी है। अगर हम इसको बीच, ये जो इक्वेटर बीच से काटने वाली लाइन है ना, दोनों को अलग अलग उठा करके देखेंगे तो क्या दिखेगा? सर्कल होंगे अंदर। तो इसलिए पैरेलल सर्कल्स की बात कही गई है। अब ये तो हमारा पहला, मान लीजिए कि ये इक्वेटर वाली लाइन है, तो ये बिल्कुल राउंड अंदर तक होगी, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, पीछे भी होगी, या अर्थ का फ्रंट पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है। इमेजिनरी लाइंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो जैसे कि ये 0 डिग्री मान लीजिए बेस, इक्वेटर बेस है हमारा 0 डिग्री को लेकर के, तो अब इससे 20 डिग्री एंगल सबटेंड करता हुआ एक्सिस से अगर एक और हमने सर्किल काटा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? 20 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ इसलिए क्योंकि हम इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हैं। वैसे ही एक और लाइन हमने ले ली 40 डिग्री, then again we can take 60 degree, then again we can take 80 degree, and then again 90 degree. As you can see here in this figure as shown here, equator से 20 डिग्री का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, फिर 40 डिग्री नॉर्थ गए, फिर 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, एंड देन हियर इज योर पोल 90 डिग्री नॉर्थ पोल। सो इस हिसाब से ये डिस्टेंस चलता है। अब दूसरा चीज जो आपके माइंड में आ रहा होगा वो ये कि पोल पर 90 डिग्री ही क्यों है। देखिए, हमने क्या क्या बात की, सेंटेंस में लिखी हुई एक एक चीज पे आपको गौर करना पड़ेगा। ऑल पैरेलल सर्कल्स, तो हमने देखा पैरेलल लाइंस क्या थी, फिर हमने देखा पैरेलल सर्कल्स, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम, तो वो पैरेलल डिस्टेंस पे चल रहा है। तो ये हो गया हमारे पैरेलल सर्कल्स। कहाँ से आए हमने देख लिया, इक्वेटर अप, फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स। ये इक्वेटर से शुरू होकर के पोल्स तक जाती हैं, ये यहाँ से शुरू हुई पोल्स तक जा रही है। वैसे ही नीचे भी इक्वेटर से शुरू होकर के साउथ पोल तक जाती हैं, ओके। तो ये लाइंस हमारी क्या कहलाती हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जिसे हिंदी में अक्षांतर कहते हैं। तो अब इस हिसाब से हम यहाँ पर जो देखेंगे कि क्या रीजन था कि नॉर्थ पोल जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर है। अब देखिए, यहाँ पर आपको दो तरीके के डिस्टेंस कंसीडर करने हैं। पहला जो डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे वो नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक का डिस्टेंस, ओके। हमें याद रखना है कौन सा डिस्टेंस लिया हमने, नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक का डिस्टेंस। अब दूसरा डिस्टेंस देखिए हम क्या लेने वाले हैं। ये जो हमारी इक्वेटर वाली लाइन जा रही है ना, ये बिल्कुल अंदर से जो इक्वेटर वाला सर्कल देखा था हमने, वो वाला सर्कल, वो पूरा डिस्टेंस देख रहे हैं। तो हमने कौन कौन सा डिस्टेंस देखा, एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल वाला डिस्टेंस, और दूसरा हमने कौन सा देखा, इक्वेटर वाला डिस्टेंस। तो ये जो इक्वेटर वाला डिस्टेंस है वो इक्वल है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर वाले डिस्टेंस का 4 टाइम्स। यानी कि आप ये कह लीजिए कि जो इक्वेटर वाला डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स बड़ा है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर वाले, वो जो पोल वाली लाइन है उसके डिस्टेंस के। या फिर इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं, ये जो नॉर्दर्न और सदर्न पोल का जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर वाले डिस्टेंस का 1/4 है। दोनों ही बातें सेम है। अब देखिए, ये समझाने का मतलब क्या था, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आपको दिख रहा है, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree.
अब क्योंकि ये जो इक्वेटर एंगल सबटेंड कर रहा है ये सी 360 डिग्री, और जो देखिए इधर का 180 उधर का 180 एंगल 360 डिग्री एंगल 10, उसका 1/4 है ये डिस्टेंस, तो वो जो एंगल होगा वो भी उसका 1/4 रह जाएगा, दैट इज 360/4, यू विल गेट 90 डिग्री। सो सेम चीजें हैं, क्योंकि हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के लिए इक्वेटर से नॉर्थ पोल जा रहे हैं, फिर हम नीचे के साइड इक्वेटर से साउथ पोल जा रहे हैं, तब हमें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स साउथ साइड के मिल रहे हैं, और जब हम इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्थ पोल के मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से नॉर्थ पोल पे भी 90 डिग्री और साउथ पोल पे भी 90 डिग्री। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या थे, ये पैरेलल सर्कल्स क्या थे, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो 90 डिग्री पर ही क्यों है। सो अब देखिए आगे क्या कह रहा है। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जो इक्वेटर से ऊपर के सारे भी जितने भी ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये 20 डिग्री एन लिखा हुआ है, तो इनको नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। वैसे ही जो साउथ वाले लैटिट्यूड्स होंगे उनको साउथ लैटिट्यूड्स बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। अब हमें पता कैसे चलेगा कि 20 डिग्री साउथ का है या नॉर्थ का? तो इस तरीके को, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम जो नॉर्थ का लैटिट्यूड होगा उसके साथ नॉर्थ लगा देंगे, और अगर यही साउथ का 20 डिग्री 20 डिग्री लैटिट्यूड होगा तो 20 डिग्री एस लगा देंगे। इससे हमें समझने में आसानी होगी कि ये लैटिट्यूड नॉर्थ का है या साउथ का है। वैसे ही आगे हम देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूड वाली बात होती है वो ईस्टर्न और सर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, और उसके साथ हम ईस्ट एंड वेस्ट यूज करते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है। एक चंद्रपुर जगह है महाराष्ट्र में, इंडिया में ही, तो उसका जो लैटिट्यूड है वो भी अबाउट 20 डिग्री है, और हॉरिजॉन्टली एक जगह है ब्राजील में, साउथ अमेरिका में है वो, तो उसमें भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे ही है वो जगह। तो अब देखिए कंफ्यूजन हो सकता है कि दोनों तो 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है, पता कैसे चले कि कौन वाले लैटिट्यूड पर है? तो इक्वेटर के ऊपर 20 डिग्री है कि इक्वेटर के नीचे 20 डिग्री है? हमने देखा था इक्वेटर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ रेफरेंस का काम करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेटर के ऊपर जो है यूरोप है, जहाँ पर इक्वेटर के ऊपर हमारा एशिया है, जहाँ पर इंडिया है। तो वहाँ उसके लिए 20 डिग्री यूज हो रहा है, तो साथ में हम क्या लगाएंगे 20 डिग्री एन। और ये जो साउथ अमेरिका है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि सर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो उसके साथ में हम 20 डिग्री एस लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल भी देखने को मिल गया। टॉपिक है इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके आगे और भी कई सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो उन्हें एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम उसके लिए 2 पार्ट्स और इस चैप्टर के बना लेंगे, जिससे हम इसको अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। और जो भी वीडियो लास्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें आपको शॉर्ट नोट्स अवेलेबल होंगे। सो थैंक यू एवरीवन, hope you like this video, and if you like the video, do give a thumbs up, subscribe my channel Twinkle Teaches. Thanks for watching.